पनामा नहर। देख, इसके पहले क्या बात किए हम लोग? स्वेज नहर। तो जो पनामा नहर है 1904 से 14 के मध्य बना था। किसके द्वारा? अमेरिका द्वारा। इसमें बनने के लिए बहुत सा स्ट्रगल हुआ था। यहाँ पे बहुत सारे लोग मारे भी गए थे इसको बनने में, ठीक है, मतलब बहुत कठिन था। इसको बनाने के लिए यहाँ पे एक पहाड़ था, पहाड़ को काट के बनाना था, ठीक है, जो अभी हम बाद में भाई मैं बता रहा है। देखो पहले यहाँ पे ये 1904 से 14 के मध्य अमेरिका द्वारा बनवाया गया। टोटल रुपए कितना खर्च हुआ था? 7.5 करोड़, लगभग कितना? 7.5 करोड़। कब की बात हो रही है? 1904 और 14 के बीच। प्रशांत तट। देख, जब हम देखेंगे पनामा नहर को, अगर पनामा नहर को देखा जाए तो एक तरफ है प्रशांत महासागर और एक तरफ है अटलांटिक महासागर। दोनों को जोड़ने का काम जो करती है वो कौन करती है? पनामा नहर, ठीक है। तो प्रशांत तट पर पनामा को अटलांटिक तट पर कोलोन बंदरगाह से जोड़ने का काम कौन करता है? पनामा नहर। इस नहर के दोनों ओर के 8 किलोमीटर क्षेत्र, यहाँ पे जो पनामा स्टेट है, पनामा स्टेट, ठीक, इसी को काट कर सुएज नहर बनाया गया। इधर से 8 किलोमीटर क्षेत्र और इधर से 8 किलोमीटर क्षेत्र कौन खरीदा था? अमेरिका। अमेरिका खरीद कर उसका क्या नाम दिया था? नहर मंडल। तो दोनों तरफ से 8 किलोमीटर का क्षेत्र किसने खरीदा? अमेरिका ने। उसका क्या नाम दिया? नहर मंडल। इसकी लंबाई कहीं 72 लिखता है या कहीं 82 लिखता है, ठीक है। तो 72 किलोमीटर लंबा, 90 किलोमीटर चौड़ा, पार करने में लगभग 24 घंटा। प्रतिदिन मात्र कितना? 50। कितना जहाज गुजरती है? 50 दिनों के लिए। इसको जब बनाया गया ना, इसको बनाने के लिए फाटक का निर्माण किया गया, लॉक सिस्टम बनाया गया। 3 गो फाटक बनाया गया है। पहला गाटू फाटक, पेड्रोमीकर फाटक और ये मीरा फाल्यूस। अब ये फाटक क्या है इसको हम लोग मैप द्वारा समझेंगे, ठीक है। क्या? फावड़ा नहीं, फाटक है। अरे फावड़ा मतलब कुदाल टाइप में आ गया, ये फाटक है। फाटक दरवाजा, क्या? फाटक। देख, हम लोग बात करें रुक जाइए 1 मिनट। हम लोग जानते हैं ये वाला कौन है? उत्तरी अमेरिका। यहाँ पे कौन है? दक्षिणी अमेरिका। यहाँ पे है दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। अब देखो इधर बात की जाए पूर्व में तो कौन सागर? अटलांटिक सागर, अटलांटिक महासागर। इधर बात की जाए पश्चिम में तो प्रशांत महासागर। यहीं पे है पनामा देश, पनामा जगह है, देश है। इसी पनामा को काट कर क्या बनाया गया है? क्या बनाया गया इस पे? पनामा नहर। यहीं पे तो लोकेशन ध्यान आ गया ना, कहाँ पे किस किस को जोड़ता है? अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर में। पहले जो व्यापार हुआ करता था ना, अब यहाँ से इधर आएंगे हम लोग तो इधर पूरा हम लोग का अफ्रीका हुआ ना, इधर पूरा अफ्रीका हुआ और इधर ऑस्ट्रेलिया पूर्वी देश हुआ। अब यहाँ से मार्केट यानी व्यापार करना होता था अफ्रीका में, यहाँ पे यूरोप में, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो यहाँ से कोई बंदरगाह से शिप निकलता था तो इस सभी को पार करते हुए तब कहाँ जाता था? पूर्वी देशों में जाके क्या होता था? व्यापार। लेकिन बाद में कहाँ पे 1904 और 14 के बीच यहाँ पे क्या बना? पनामा नहर। तो जो जहाज यहाँ नीचे से जाया करती थी, अब वही जहाज किससे गुजरती है? पनामा नहर से। तो बताओ दूरी कम हुआ कि नहीं हुआ? दूरी कम हुआ तो समय भी बचेगा, लागत भी क्या आएगी? कम आएगी। अब देखो जो पनामा नहर है यहाँ पे पहाड़ है, पनामा नहर पे यहाँ पे जो है ना इधर पूरा पहाड़ है, ठीक है। बीच में एक झील है, मान लीजिए बीच में क्या है? झील। इधर पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है। अब ये झील है, इधर हुआ तुम्हारा कौन? प्रशांत महासागर। इसको अगर हम लोग समझे तो यहाँ पे देखो ऐसे ऐसे मान लीजिए समझना है हमको, तो इधर इसको हटा देते हैं। 1 मिनट देखो, यहीं पे हम लोग बनाना है। देखो
इधर तो हुआ प्रशांत, इधर हुआ कौन, अटलांटिक। यहाँ पे किसका है, झील है। तो तुमको बोले थे ना अमेरिका इधर से 8 किलोमीटर का क्षेत्र और इधर से 8 किलोमीटर का क्षेत्र, दोनों क्षेत्र को खरीद कर क्या नाम दिया था उसका, नहर मंडल। क्या नाम दिया, नहर मंडल। पहले बनाना शुरू किया था नहर मंडल। अब इसका इधर तो महासागर है, इधर कौन महासागर है, प्रशांत। इधर हमारा प्रशांत महासागर है, इधर कौन महासागर है, अटलांटिक। अब एक बात बताओ तुम, जो प्रशांत अटलांटिक महासागर की गहराई है, क्या वही गहराई यहाँ इस झील का होगा, होगा वही गहराई, नहीं होगा। ये तो बहुत गहरा हुआ, इसकी गहराई कम हुई और इसकी बहुत गहरा। तब शिप को ले जाने के लिए मान लीजिए यहाँ पर हम काट भी दिए, इसको कटाई भी कर दिए, ये तो मिट्टी अभी ऊंच है, इसका तो तल ऊंच है ना, इसका भी तल क्या होगा, ऊंच होगा, लेकिन इसका तल नीचा है। इसका तल मान लो ये है, कोई जहाज हमारा यहाँ पे है, ठीक है, मान लीजिए कोई हमारा जहाज यहाँ पे है, यहाँ पे यहाँ पर देखा जाए तो तल क्या है, आएगी तो यहाँ पर जा पाएगी, टकराएगी नहीं जा पाएगी। इसके लिए इसमें लिफ्ट सिस्टम यानी लॉक सिस्टम बनाया गया। तो बता दो कितने फाटक का निर्माण हुआ था, 3 फाटक का निर्माण हुआ। और फाटक का निर्माण देखो कैसे हुआ, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे तो जहाज है, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे हुआ। एक लॉक यहाँ पे लगाया गया, यहाँ पे चला आया, एक लॉक यहाँ पे, एक लॉक यहाँ पे, एक लॉक यहाँ पे। यहाँ से जहाज इसमें चला आया, यहाँ पे जहाज एंट्री कर गई इसमें, ठीक है। मान लीजिए हमारा जहाज यहाँ से आया, यहाँ पे एंट्री जहाज मेरी कर गई। अब जहाज एंट्री कर गई तो इसका तो तल ऊंचा है, यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, इसको लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। अब बाई प्रेशर इसमें पानी डाला जाएगा, प्रेशर मशीनों द्वारा इसमें क्या डाला जाएगा, पानी। अब पानी डालेगा तो पानी का तल ऊपर आएगा, जब ये तल ऊपर आएगा तो ये वाला पानी भर के इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं। और जब इसके बराबर हो जाएगा तो मेरा जहाज तो फिर जहाज यहाँ पर चला आया, इस तल के बराबर चला आया। फिर ये जहाज इस फाटक को खोल दिया जाता था, ये जहाज यहाँ पे एंट्री कर जाती थी। फिर इस फाटक को क्या कर दिया जाता था, बंद कर दिया जाता था। जो फिर हमारा यहाँ पे जहाज है तो इसका तल फिर ऊंचा है, ऊंचा है तो फिर इसी में फिर पानी क्या कर दिया जाता था, भरा जाता था। अब पानी भरा जाएगा तो इसका तल ऊपर आएगा, तो फिर पानी के जरिए ये तल कहाँ आता था, ऊपर। अब इन दोनों का तल बराबर हुआ तो फिर ये पार कर जाती झील को, फिर यहाँ आती तो उसी तरह इसमें से पानी घटाया जाता, तो फिर नीचे आती, फिर पानी घटाया जाता, फिर नीचे आती और अटलांटिक महासागर में क्या करती, प्रवेश करती। इसी तरह देखा ना, यहाँ पे मात्र कितने जहाज गुजरती है, 50 जहाज। काशी की इस नहर का तल और बाकी 2 महासागरों का तल में बहुत क्या है, अंतर है, जिसके चलते ही आसानी से यहाँ से गमन नहीं कर पाते। इसलिए यहाँ पे 3 लॉक सिस्टम बनाए गए, इसी लॉक के माध्यम से जहाजों को इसके द्वारा बाहर भेजा जाता है। समझ में, पनामा नहर ई वाला हुआ। तो पनामा नहर का लोकेशन पूछेगा तो बता देगा, सब बताएगा ना। किसको किसको जोड़ता है, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। यहाँ पे कौन नहर है, पनामा नहर, पनामा नहर। इधर कौन सा, प्रशांत महासागर। लॉक वाला सिस्टम है समझ में, किसको डाउट, ये वाला अटलांटिक महासागर, ये वाला उतार लो, बना लो, ये वाला मैप बनाओ, रुक दो। इधर से हम लॉक कर देंगे, उधर से सागर से संपर्क टूट जाएगा मेरा। और यहाँ पे जब पानी इसमें से भरा जाता है तो पानी की जब ऊंचाई बढ़ेगी तो नाव भी ऊपर आएगा, फिर इसको फाटक को खोल दिया जाता है। दोनों का तल बराबर हुआ, अब इसमें नाव चली जाती है तो फिर ई वाला फाटक खोल दिया जाएगा, ई वाला बंद कर दिया जाएगा। हाँ, फिर इसको खोल देंगे। इसका तो अब जहाज इसमें चला गया, इससे नहीं मतलब है, तो फिर आएगा इसमें, तो फिर इसमें पानी ले आ जाएगा तो इसका तल ऊपर आ जाएगा, तो ई वाला खोल देंगे हम। और जब इसमें जहाज जाएगी तो इसको बंद कर देंगे। देख क्या देखना है, पनामा नहर का महत्व। ठीक, यहाँ पे देखो, पहला चीज कि 2 महासागर के बीच में कौन कौन, प्रशांत और अटलांटिक। तो यहाँ पर लिखा है ना, अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर दोनों के जो तटीय देश है, उस देशों के बीच क्या व्यापार में वृद्धि होगा कि नहीं होगा। मान लीजिए हमारा ये दक्षिण अमेरिका हुआ, यहाँ पे
ये वाला दक्षिण अमेरिका हुआ, ये नहर बना है, यही पे ना नहर है पनामा नहर। हाँ, ये अभी पनामा जो है पनामा देश के अंदर है। यहाँ से जितने भी जहाजें गुजरती है उसका टैक्स पनामा वसूल करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ का जो तटीय प्रदेश है, यानी प्रशांत महासागर का जो तटीय देश है, ये सब तटीय देश हुआ, अरे हुआ ना। इधर अटलांटिक का तटीय देश हुआ। और इन दोनों को पनामा नहर के निर्माण के पहले व्यापार करना होता था तो इधर से सब जाता था, तब न व्यापार होता था। तो होता भी था तो बहुत कम मात्रा में, तो नहीं होता था। लेकिन जैसे ही पनामा नहर का विकास हुआ, निर्माण हुआ, तब यहाँ से इन दोनों के बीच व्यापार का हुआ, बढ़ गया। बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो वही चीज बता रहा है कि अटलांटिक महासागर के तटीय देश और प्रशांत महासागर के तटीय देश, दोनों देशों के बीच में व्यापार में क्या हुआ, कोई डाउट नहीं। अगला बता रहा है कि हिंद सागर, अब इधर आएगा तो हिंद महासागर है ना, और इधर क्या है, प्रशांत महासागर। तो बता रहा है हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, कम। इधर से जाने पर दूरी ज्यादा, लेकिन इधर से आने पर दूरी कम। इससे अधिक लाभ अमेरिका को हुआ, बताए थे ना शुरू में। अगर हम लोग का अमेरिका उत्तर अमेरिका में है कि दक्षिण अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में है ना। अमेरिका कनाडा के जस्ट नीचे क्या है, अमेरिका है। तो उत्तरी ई हुआ, मान लीजिए हम उत्तरी अमेरिका, और नीचे हुआ दक्षिण अमेरिका। अब यहाँ से व्यापार करना होता था इधर, इधर पूरा अपोजिट जाता था, और ऊपर जा नहीं सकता, नहीं ना जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? ऊपर ध्रुवीय प्रदेश है, बर्फीला क्षेत्र है, तो यहाँ से जाने के लिए इसमें खर्च ज़्यादा लगता था। तो सबसे ज़्यादा अगर किसी को लाभ हुआ है तो किसको हुआ, अमेरिका को। ठीक, पश्चिमी एवं पूर्वी देशों के बंदरगाहों की दूरी कम हो गई कि नहीं होगा, कम हुई। इसका आर्थिक महत्व सुएज नहर की अपेक्षा कम है, लेकिन फिर भी अमेरिका के अनेक देश इससे क्या हुए, व्यापार में लाभदायक सिद्ध हुआ। न्यूयॉर्क हुआ और सैन फ्रांसिस्को, इन दोनों, इस नहर को बन जाने से इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 13,000 किलोमीटर दूरी कम हो गई। तो इसका आर्थिक महत्व समझ में आया ना। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए कि पनामा नहर के आर्थिक महत्व को आप लिखिए, तो सब पॉइंट लिख देगा सब ना। अब इसका अब देख ना हो, मतलब सुएज नहर, सुएज नहर बा, देखिए क्या तरह हो रही हिया बा सुएज नहर। तो हिया देख तटीय देश बहुत बानू। अगर हिया से हम सुएज नहर के पार कराते हैं तो हिया के ईंधन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। तो ईंधन के मतलब फ्यूल भरे के पूर्ति में बहुत जगह बा, लेकिन पनामा में जाइए तो पनामा में जगह उतना नहीं खे, काती ले के फ्यूल ले के। वह चीज़ यहाँ कहता है कि इस नहर के क्या ना करिए, सुएज मार्ग में पर्याप्त मात्रा में ईंधन लेने का स्थान है, क्योंकि पतनों की यानी बंदरगाहों की बहुतायत है, किंतु पनामा मार्ग में ऊर्जा या ईंधन के स्थानों की कमी है। इसके नहर मार्ग के बीच में द्वीप नहीं है। पनामा से जापान और चीन के बीच में सैन फ्रांसिस्को एवं होनोलुलु के अतिरिक्त, अरे बंदरगाह हो होनोलुलु के अतिरिक्त अन्य ईंधन लेने वाले स्थान नहीं है। पनामा से एशिया और ऑस्ट्रेलिया को जाने वाली जहाज को लंबे चौड़े सागर पार करना पड़ता है, और तब पानी एवं ईंधन दोनों का विशेष भंडारण क्या करना पड़ता है, अनिवार्य। यानी पनामा नहर पार करे खातिर हमने क्या चाहिए, बढ़िया से ईंधन और पानी की व्यवस्था करे पड़ी। लेकिन सुएज नहर में ऐसा चीज नहीं है। सुएज मार्ग अधिक घने बस देश के पास होकर गुजरता है, देखते सुनो। सुएज नहर पूरा चारों ओर से बसल बा कि ना देश, ठीक बा। इससे दो नहर बा, ध्यान से सुनिए। मान लो हमने हो गए सुएज, ये हो गए पनामा। अब पनामा में बा कि हिया के लोग चढ़ी नू, तो या तो हिये उतर सकता, ना तो कहीं दूर जाके एक ठहराव बा। लेकिन हिया आसपास देश बा कि नहीं खे, आसपास बा तो बंदरगाह भी बा। जरा हमनी के एगो ट्रेन खुले तो डायरेक्ट एक्सप्रेस खुली, नरकटियागंज खुली तो डायरेक्ट कहाँ रुकी, गोरखपुर। लेकिन सवारी गाड़ी भी है तो नरकटियागंज खुली तो 50 जगह रुकी, तब गोरखपुर जाई। वह चीज़ बा। सुएज नहर से जो मार्ग गुजरेला नू, तो यहाँ यातायात करे खातिर ढेर सामान मिल जाला। कहाँ से कि यहाँ जगह जगह पर बंदरगाह बा, कि वही बंदरगाह के यात्री होई, कि वही बंदरगाह के होई, तो यहाँ भरपूर मात्रा में क्या मिलेला, यात्री मिल जाला।
लेकिन पनामा नहर क्रॉस करे खातिर यहाँ यात्री उतना ना मिलेला। आओ तो बात समझ में। माना यहाँ से ट्रेन अथी कोनो ऑटो खुलो, ऑटो जाता लौरिया, एगो बा कि डायरेक्ट हम कहाँ रुके लौरिया, बैठे के बाद तो बैठो तो सवारी हो सकता कम मिले, हो सकता नू, लेकिन एगो बा कि जहाँ जितना रास्ता में बैठाई हम वहाँ रुक जाए तो पूरा भर जाएगी ना। तो स्वेज नहर बा चारों ओर से घनी बसे वाला क्षेत्र में बा, यहाँ लोग भी अधिक मात्रा मिल जाला, अधिक मात्रा में लोग भी तो व्यापार करके सामान ला लेला। लेकिन यहाँ से जाए में यहाँ बंदरगाह के उतना सुविधा नहीं के, जेका चलते यहाँ यात्री का मिलेला कम, यहाँ यात्री पूरा भर भर के ज्यादा मिलेगा। ठीक है, परंतु पनामा चल देखो क्या पढ़ना है, आंतरिक जलमार्ग। देख आंतरिक जलमार्ग की बात किया जाए तो आंतरिक जलमार्ग में परिवहन के लिए यानी जलमार्ग के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? नदियों का, झील का, नहरों का उपयोग करेंगे ना व्यापार के लिए। अच्छा, ये जो आंतरिक जलमार्ग परिवहन है, इसको हम राष्ट्र के भीतर इसका उपयोग कर सकते हैं। उपयोग अच्छा यानी घरेलू परिवहन के लिए बोल सकते हैं ना, घरेलू परिवहन हेतु शब्द को ध्यान से। लेकिन एक बात किया जाए नदियों का, हम लोग बात करें नदियाँ, तो ऐसी बहुत सारी नदियाँ हैं जो एक देश से न गुजर के दो या दो से अधिक देशों से कोई गुजरती है, दो या दो से अधिक देशों से होकर क्या करती है, गुजरती है। ठीक, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी हुआ। अच्छा, उसके बाद देखा जाए तो एगो नदी है राइन नदी, तो यूरोप के बहुत सारे देशों से होकर गुजरती है। तो बताओ, तो इसके जरिए क्या हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं कर सकते हैं? और जब राइन नदी यूरोप के विभिन्न देशों से होकर गुजरती है, दो या दो से अधिक, तो क्या एक देश से बाहर हम उसी नदी के जरिए दूसरे देश में नहीं पहुंच सकते हैं? मान लीजिए एक ए वाला देश हो गया, इसी के सटे एक बी देश हुआ, होता है ना, तो दोनों देश की सीमाएं सटी रहती है। अच्छा, उतना एग्जाम्पल छोड़ो, आओ अपने भारत में। कहाँ आना है? भारत में। भारत में ऐसी बहुत सारी नदियां हैं जो भारत के साथ साथ कहाँ बहती है? चाइना के पाकिस्तान में बहती है। यहाँ से सिंधु नदी निकलती है, कहाँ आती है? पाकिस्तान होते हुए आती है यमुना नदी। उसके बाद गंगा नदी की बात की जाए तो बांग्लादेश में नहीं जाती है? जाती है। तो यहाँ से अगर हम गंगा नदी पर व्यापार करें तो यहाँ से यानी भारत से क्या जहाज के माध्यम से हम बांग्लादेश में नहीं जा सकते हैं? तो क्या नदी के माध्यम से हम अपने देश से दूसरे देश में नहीं जा सकते हैं? एकदम जा सकते हैं। और बात की जाए जब सिंधु नदी जाती है, यहाँ पे रावी, उसके बाद यहाँ पे सिंधु है, सतलज, ये सब नदियाँ जाती है ना, तो क्या इन दोनों नदियों के सहारे हम भारत से क्या पाक में नहीं व्यापार कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं। ये भी तो बोल सकते हैं ना कि नदी के सहारे हम एक देश से दूसरे देश में व्यापार कर सकते हैं। व्यापार तो करना है, बशर्ते व्यापार करने के लिए कुछ शर्तें भी होती है। ऐसा थोड़ा व्यापार कर लेगा। मैं कहने का मतलब हुआ, जब नदियों द्वारा एक देश से दूसरे जगह व्यापार करना है तो लंबाई ज़्यादा होना चाहिए। तो लंबाई ज़्यादा होना चाहिए कि नहीं? तो इसकी लंबाई होनी चाहिए। दूसरा, गहराई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? गहराई मायने रखता है। इसमें बाढ़ ना आनी चाहिए, इसमें शुष्क यानी सूखा ना पड़े। इस सब को ध्यान रखकर ही हम लोग क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। तो आंतरिक जलमार्ग में बहुत सारा जलमार्ग है। एक है हमारा राइन जलमार्ग, दूसरा डेन्यूब, हाँ, तीसरा वोल्गा जलमार्ग। अब इन सब के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। पहले इसको राइट डाउन करो, इसको राइट डाउन करो। यूरोप महाद्वीप हो, जर्मनी तथा नीदरलैंड के देश में कौन नदी बहती है? राइन नदी।
तो 2 देश में बहुत था। अच्छा, अगर नौका युग या नौका मतलब नाव में जाओ तो कितना किलोमीटर तक जा सका था? यानी ऐसा स्पष्ट होता कि गहराई हुई, ये ना स्पष्ट होता। दूसरा, कोलोन राइन नदी पर स्थित सबसे बड़ा नगर है। यानी कोलोन जो नगर बा कौना नदी पर? राइन नदी पर स्थित सबसे बड़ा नगर। राइन नदी की जो एक सहायक नदी है जिसे क्या कहते हैं? रूर नदी। पूर्व में स्थित संपन्न कोयला क्षेत्र से प्रवाहित होती हुई किस नदी में जाके मिल जाती है? राइन नदी में। विश्व का सबसे व्यस्त जलमार्ग में देखा जाए ना, नदी जलमार्ग में तो सबसे ज्यादा व्यस्त कौन है? राइन जलमार्ग। रॉटरडम एक जगह है, यहाँ से सबसे अधिक क्या किया जाता है? व्यापार। और राइन नदी में, राइन नदी को क्या नदी कहते हैं? कोयला, क्योंकि इसके आसपास के क्षेत्र में किस चीज की प्राप्ति होती है? कोयला की, इसीलिए क्या कहते हैं इसको? कोयला। कहते हैं ना कोयला क्षेत्र से प्रवाहित होती है, इसको क्या कहते हैं? कोयला नदी का। राइन नदी किस नदी को? ये छोटा मोटा आई को हो तो ये कुली आई, इतना बड़ा चीज नहीं। या पूछ दी कोयला नदी क्षेत्र, कोयला नदी राइन को, चाहे सबसे पूछ दी विश्व में सबसे बेस्ट जलमार्ग राइन जलमार्ग। नहीं सुना? एग्जाम में पूछबो करी नू तो एगो पूछे हुए तो ज्यादा डीप ना ले जाई। यहाँ से पूछ दी कि कोयला नदी किस नदी को कहते हैं? राइन नदी। दूसरा ई पूछ सकता कि विश्व का व्यस्तम जलमार्ग राइन नदी, राइन जलमार्ग हो जाए। और राइन नदी के एगो से जाते ढेर चीज कही तो राइन नदी की सहायक नदी कौन सी है? रूर नदी। बस सबसे बड़ा नगर कोलोन नगर। कितना किलोमीटर तक जहाज जा सकती है? और राइन नदी किस देशों से होकर गुजरती है? बताओ। महाद्वीप यूरोप। कहा काला सागर में गिराई? काथी में समझे भाई, एक बार ध्यान से सुन ले। अब बोल्गा जलमार्ग रूस के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जलमार्ग है, जिसमें नौका योग बाकी का 11,200